चार मूर्ख। भाग 1। बादशाह की चुनौती और बीरबल की तलाश। पहला दृश्य। बीरबल को असंभव चुनौती। यह बात उन दिनों की है जब आगरा के शाही दरबार में अक्सर बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी बहसें होती रहती थीं। एक दिन बादशाह अकबर बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो किसी भी मुश्किल समस्या का हल तुरंत निकाल देते थे। अकबर ने एक लंबी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरी समस्याओं को सुलझाते हो और मुझे बताते हो कि सबसे समझदार कौन है, लेकिन आज मैं तुमसे उल्टा काम करवाना चाहता हूं। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। अकबर ने एक गंभीर चेहरा बनाया, लेकिन उनकी आंखों में शरारत थी। बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सल्तनत में सबसे बड़े मूर्ख कौन है। तुम्हारा काम है कि मेरी सल्तनत में 4 सबसे बड़े और प्रमाणित मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। मैं उन्हें देखना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं और उनकी मूर्खता का स्तर जानना चाहता हूं। पूरे दरबार में एक दबी हुई हंसी फैल गई। यह चुनौती बहुत ही अनोखी थी। बुद्धिमान लोगों को ढूंढना आसान है, लेकिन मूर्खता को प्रमाणित करना बहुत मुश्किल। अकबर ने आगे कहा, तुम्हें इसके लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। यदि तुम 4 प्रमाणित मूर्खों को ढूंढ कर नहीं ला पाए, तो तुम्हें एक मूर्ख के रूप में सजा मिलेगी। बीरबल ने हंसते हुए अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जहांपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। मैं 1 महीने के भीतर 4 नहीं, बल्कि 6 सबसे बड़े मूर्खों को आपके सामने पेश करूंगा। यह कहकर बीरबल ने शाही खजाने से 1000 सोने की अशर्फियां ली, जो उन्हें अपनी यात्रा के लिए दी गई थी, और शाही दरबार से बाहर निकल गए। दूसरा दृश्य। बीरबल की मूर्खता यात्रा। बीरबल ने तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर मूर्खों की तलाश में निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग में एक सिद्धांत बनाया, मूर्खता वह है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी कारण या लाभ के पूरी लगन से एक बेकार का काम करता रहे। बीरबल ने शहर के किनारे एक जंगल की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी, जिसका नाम दीनू था, अपने सिर पर सूखे घास का एक बड़ा गट्ठर रखे हुए था। यह गट्ठर इतना बड़ा था कि उसका आधा शरीर छिप गया था और वह मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था। बीरबल उसके पास पहुंचे। ए भाई, तुम इस गट्ठर को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे अपने घर ले जाना है, हुजूर, दीनू ने हांफते हुए जवाब दिया। लेकिन इसे सिर पर क्यों रखा है? तुम्हारे पास तो एक गधा है, जो तुम्हारे साथ चल रहा है। बीरबल ने गधे की ओर इशारा किया, जो आराम से गट्ठर के बगल में चल रहा था। दीनू ने सिर खुजाया और बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, हुजूर, लेकिन गट्ठर बहुत भारी है। मेरा विचार था कि अगर मैं यह गट्ठर भी गधे के ऊपर लाद दूंगा, तो बेचारा गधा कहीं थक कर मर न जाए। इसलिए मैं गट्ठर अपने सिर पर रखता हूं, ताकि मेरे गधे पर ज्यादा बोझ न पड़े और वह आराम से चलता रहे। बीरबल ने जोरदार ठहाका लगाया। उन्होंने तुरंत गट्ठर गधे पर रखा दिया और दीनू को 2 अशर्फियां दीं। वाह दीनू, तुम सचमुच एक अद्भुत आदमी हो, बीरबल ने कहा। तुम दुनिया के पहले मूर्ख हो जिसे मैंने ढूंढ लिया है। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें और अशर्फियां दूंगा। दीनू खुश हो गया और बीरबल के साथ हो लिया। तीसरा दृश्य। दूसरा मूर्ख और पेड़ का तना। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल और दीनू ने एक गांव के पास एक और विचित्र दृश्य देखा। एक आदमी, जिसका नाम गणेश था, एक विशाल और मोटे पेड़ के तने को अपने कंधों पर रखे हुए था। वह उस तने को जमीन पर खींचने के बजाय उसे उठाकर चलने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और उसके कंधे छिल चुके थे। बीरबल उसके पास गए। क्या कर रहे हो, गणेश जी? इतना बड़ा तना उठाने की क्या जरूरत है? इसे जमीन पर घसीट कर ले जाओ या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। गणेश ने हांफते हुए कहा, हुजूर, मैं इसे घसीट नहीं सकता। देखिए, यह तना इतना सीधा और चिकना है। अगर मैं इसे घसीटता हूं, तो यह घिसकर खराब हो जाएगा और इसकी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसे काटता हूं, तो यह छोटा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह पूरा और खूबसूरत बना रहे, ताकि मैं इसे किसी कला के काम में इस्तेमाल कर सकूं। बीरबल ने देखा कि आदमी अपनी कला और तने की सुंदरता को बचाने के लिए खुद को जानबूझकर कष्ट दे रहा है, जबकि उस तने का मूल्य उसके श्रम और पीड़ा से बहुत कम था। वाह,
गणेश जी, तुम्हारी कलाप्रियता अतुलनीय है। बीरबल ने तुरंत उसे भी 2 अशर्फियां दीं। तुम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मूर्ख हो, बीरबल ने कहा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें बादशाह के पास लेकर जाऊंगा, जहां तुम्हें और इनाम मिलेगा। गणेश खुशी खुशी सहमत हो गया। अब बीरबल के पास 2 प्रमाणित मूर्ख थे, जो बिना किसी लाभ के केवल अपनी अजीबोगरीब सोच के कारण खुद को कष्ट दे रहे थे। जारी रहेगा। भाग 2 में बीरबल अपनी तलाश जारी रखेंगे और तीसरे और चौथे मूर्ख को ढूंढेंगे। 4 मूर्ख। भाग 2, कुएं में झांकना और तेल का लालच। पहला दृश्य, तीसरे मूर्ख की अनोखी खोज। बीरबल, दीनू, घास के गट्ठर वाला, और गणेश, पेड़ के तने वाला, को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। मूर्खों की यह छोटी सी टोली अब एक बाजार के पास पहुंची। वहां उन्हें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी, जिसका नाम रतन था, एक सूखे कुएं के किनारे खड़ा था। उसने अपनी पगड़ी खोली और उसका एक सिरा अपने कमर से बांधा और दूसरा सिरा कुएं के अंदर गिरा दिया। वह लगातार कुएं के अंदर झांक रहा था और पगड़ी को हिला रहा था। बीरबल उसके पास पहुंचे। ए भाई, तुम इस सूखे कुएं में क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी पगड़ी से पानी खींच रहे हो? रतन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर गहन एकाग्रता थी। नहीं, हुजूर, रतन ने धीरे से कहा। मैं पानी नहीं खींच रहा हूं, बल्कि अपनी पगड़ी को सीधा कर रहा हूं। क्या मतलब? बीरबल ने हैरानी से पूछा। रतन ने कुएं की ओर इशारा किया। देखिए, हुजूर, मैं बाजार से आ रहा था। बाजार में बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ में मेरी पगड़ी टेढ़ी हो गई थी और उसमें सिलवटें पड़ गई थीं। मैं जानता हूं कि दुनिया की सबसे सीधी चीज क्या है, कुएं की गहराई। रतन ने आगे तर्क दिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी पगड़ी को इस सीधी कुएं की गहराई में लटका दूंगा, तो पगड़ी की सारी सिलवटें और टेढ़ापन दूर हो जाएगा। पगड़ी कुएं की गहराई की तरह एकदम सीधी हो जाएगी। मैं इसे सीधा करने के लिए हर मिनट खींच रहा हूं। बीरबल ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। रतन एक ऐसी चीज को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, जो भौतिकी के नियमों के हिसाब से असंभव था। एक कपड़े की पगड़ी को कुएं की गुरुत्वाकर्षण से सीधा करना। और यह सब तब हो रहा था, जब वह आसानी से पगड़ी को खोलकर हाथ से सीधा कर सकता था या इस्त्री करवा सकता था। अद्भुत, रतन, बीरबल ने तालियां बजाईं। तुमने अपने ज्ञान का अद्भुत उपयोग किया है। तुम्हें मेरी टोली में शामिल होना होगा। तुम तीसरे मूर्ख हो। रतन को भी अशर्फियां मिलीं और वह खुशी खुशी उन दोनों मूर्खों के साथ हो लिया, जो अब तक अपने अपने कानों पर बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा नेक काम कर रहा था। दूसरा दृश्य, चौथे मूर्ख और तेल का बर्तन। अब बीरबल 3 मूर्खों के साथ वापस आगरा की ओर मुड़े। शहर की सीमा पर पहुंचते पहुंचते उन्हें चौथा और अंतिम प्रमाणित मूर्ख मिला। एक आदमी, जिसका नाम किशन था, अपने सिर पर तेल का एक बड़ा बर्तन रखकर चला जा रहा था। बर्तन बहुत बड़ा था और मुश्किल से संतुलित हो रहा था। किशन जल्दबाजी में था और बार बार रुककर अपने माथे पर गिरे तेल को पोंछ रहा था। उसने अपने माथे पर रुमाल या कपड़ा नहीं बांधा था। बीरबल ने देखा कि किशन के सारे कपड़े तेल से सने हुए थे और तेल उसके चेहरे पर टपक रहा था, जिससे वह बेचैन था। किशन, ए भाई, तुम यह तेल का बर्तन लेकर कहाँ जा रहे हो? और तुमने अपने माथे पर कोई कपड़ा क्यों नहीं बांधा, ताकि तेल तुम्हारे चेहरे पर न गिरे? बीरबल ने पूछा। किशन ने रुककर बड़ी मुश्किल से बर्तन को साधा और दुखी होकर बोला, हुजूर, मैं यह तेल सेठ जी के घर पहुंचाने जा रहा हूं। सेठ जी ने मुझे कठोर चेतावनी दी है कि अगर मैंने रास्ते में तेल का एक बूंद भी गिराया, तो वह मेरी तनख्वाह काट लेंगे। फिर किशन ने रोते हुए आगे कहा, लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं कोई कपड़ा या रुमाल अपने माथे पर बांधता हूं, तो वह कपड़ा ही सारा तेल सोख लेता है। और सेठ जी ने कहा है कि एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए मैं बिना कपड़े के बर्तन उठा रहा हूं, ताकि कपड़े के द्वारा एक बूंद भी जाया न हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी तनख्वाह कटे, भले ही यह तेल मेरे कपड़ों को गंदा कर दे। बीरबल जोर से हंस पड़े। किशन अपने कपड़ों और आराम का बलिदान दे रहा था, केवल इसलिए कि उसे लगता था कि माथे पर बंधा कपड़ा तेल की बूंद को सोखकर सेठ के तेल को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि तेल पहले ही उसके चेहरे से टपककर उसके कपड़ों में जाया हो रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी बर्बादी थी। बीरबल ने तुरंत किशन को रोका, उसे रुमाल दिया और कुछ अशर्फियां दीं। किशन,
तुम चौथे सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम अपने कपड़ों को तेल में भिगो रहे हो और खुद को कष्ट दे रहे हो, उस डर से कि एक कपड़ा कुछ बूंदें सोख लेगा। तुम मेरे साथ आगरा चलो। किशन, यह सुनकर कि उसे बिना कुछ किए इनाम मिल रहा है, खुश हो गया। तीसरा दृश्य, दरबार में वापसी। बीरबल अब 4 प्रमाणित मूर्खों को लेकर वापस आगरा के शाही किले पहुंचे। दीनू, गणेश, रतन और किशन, ये चारों मूर्ख एक दूसरे से अपनी मूर्खता के कारनामों पर बहस कर रहे थे, यह सोचते हुए कि बीरबल उनका सम्मान क्यों कर रहे हैं। अगले दिन बीरबल ने इन चारों मूर्खों को उनके अजीबोगरीब सामान, घास का गट्ठर, पेड़ का तना और पगड़ी के साथ दरबार में पेश किया। बादशाह अकबर, जिन्हें पहले ही बीरबल की सफलता की खबर मिल चुकी थी, उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने दरबार में हाजिरी लगाई और कहा, जहांपनाह, आपके आदेशानुसार मैंने राज्य के 4 सबसे बड़े और प्रमाणित मूर्खों को ढूंढ लिया है। वे यहाँ उपस्थित हैं और उनके कारनामे उनकी मूर्खता का प्रमाण हैं। अब बीरबल को अपने अंतिम 2 मूर्खों को पेश करना था, जैसा कि उन्होंने अकबर से वादा किया था। 4 मूर्ख, भाग 3, 5वें और 6ठे मूर्ख की पहचान। पहला दृश्य, मूर्खों की परेड। बीरबल ने चारों मूर्खों, दीनू, गणेश, रतन और किशन को शाही सिंहासन के सामने खड़ा किया। वे चारों अपनी अपनी मूर्खता की कहानी सुनाने के लिए तैयार थे। बादशाह अकबर इन चारों की कहानियां सुनकर पेट पकड़कर हंस रहे थे। दीनू ने बताया कि उसने गट्ठर क्यों सिर पर रखा था, गधे पर बोझ कम करने के लिए। गणेश ने समझाया कि उसने तने को क्यों उठाया, उसकी सुंदरता बचाने के लिए। रतन ने गर्व से बताया कि उसने पगड़ी क्यों कुएं में लटकाई, उसे सीधा करने के लिए। किशन ने रोते हुए समझाया कि उसने तेल से बचने के लिए अपने कपड़े क्यों खराब किए, तेल की बूंद बचाने के लिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम वाकई में महान हो। ये तो सचमुच प्रमाणित मूर्ख है। लेकिन बीरबल, तुमने वादा किया था कि तुम 6 मूर्खों को लाओगे, अभी तो केवल 4 ही है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और एक गंभीर मुद्रा अपनाई। जहांपनाह, मेरा वादा पक्का है। 5वां और 6ठा मूर्ख भी दरबार में ही मौजूद है, और वे इन चारों से भी ज्यादा बड़े मूर्ख है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने उत्सुकता से इधर-उधर देखा। दूसरा दृश्य, 5वें मूर्ख की पहचान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उठाई और सीधे मुल्ला 2 प्याजा की ओर इशारा किया, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के मौके की तलाश में रहते थे। जहांपनाह, इन चारों मूर्खों को देखिए। इन सभी ने किसी न किसी लालच, जैसे गट्ठर को घर ले जाने का या तेल पहुंचाने का, के कारण अपनी मूर्खता की। इन्होंने कम से कम एक लक्ष्य तो रखा था। लेकिन बीरबल ने अपनी आवाज तेज की, इनसे ज्यादा बड़ा मूर्ख वह है जिसने बिना किसी लाभ या कारण के अपनी बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दिया और केवल ईर्ष्या या अंधविश्वास में पड़ गया। बीरबल ने अकबर को याद दिलाया, हुजूर, क्या आपको याद नहीं है, कुछ दिन पहले ही मुल्ला 2 प्याजा ने मुझ पर विश्वास करते हुए एक कद्दू को घोड़े का अंडा समझकर उसे सेने की कोशिश की थी। उन्होंने सोने के मोहरों के लालच में और मुझ, बीरबल, को झूठा साबित करने के लालच में अपने सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, को पूरी तरह से त्याग दिया। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखते हुए कहा, मुल्ला जी ने अपनी मूर्खता से यह साबित किया कि वह इन चारों मूर्खों से भी ऊपर है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज पर विश्वास किया जो प्रकृति में असंभव है, केवल दूसरों को नीचा दिखाने और अकारण लाभ के लिए। इसलिए मुल्ला 2 प्याजा मेरी सूची में 5वें सबसे बड़े मूर्ख है। यह सुनकर पूरे दरबार में जोरदार ठहाके लगे। मुल्ला 2 प्याजा शर्म से लाल हो गए और अपनी पगड़ी ठीक करने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनकी मूर्खता का प्रमाण तो पूरे दरबार ने देखा था। तीसरा दृश्य, 6ठे और सबसे बड़े मूर्ख की पहचान। अब बीरबल ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर तक शांत रहे। दरबार में सन्नाटा पसर गया था। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं, यह जानने के लिए कि बीरबल अब किसका नाम लेंगे। बीरबल ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी उंगली सीधे बादशाह अकबर की तरफ कर दी। अकबर चौंक गए। क्या बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं कैसे मूर्ख हो गया? बीरबल ने बड़ी नम्रता और सम्मान के साथ अकबर को समझाया, जहांपनाह, इन 6 मूर्खों में आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कारण सुनिए। मैंने, बीरबल ने, आपसे 4 मूर्खों को ढूंढने के लिए 1 महीने का समय मांगा था।
आपने मेरी बात मान ली और मुझे 1000 सोने की अशर्फियाँ दे दी। आपने मुझे 1 महीने के लिए राजधानी के सबसे जरूरी कामकाज से दूर कर दिया, ताकि मैं अपनी सल्तनत में मूर्खों को ढूंढने का निरर्थक काम करूं। बीरबल ने तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, जब आपके पास बीरबल जैसा वजीर है, जो राज्य के सबसे जरूरी मामलों को सुलझा सकता है, तो आप उस वजीर को 1 महीने के लिए मूर्खों को ढूंढने जैसे व्यर्थ और बेतुके काम में लगाकर समय, धन और राज्य की कार्यक्षमता को जाया करते हैं। क्या इस संसार में कोई समझदार राजा ऐसा करेगा? नहीं। इसीलिए, बिना किसी कारण के, राज्य का सबसे मूल्यवान समय और धन बर्बाद करने के कारण, आप मेरी सूची में छठे और सबसे बड़े मूर्ख हैं। पूरा दरबार अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। यह बात किसी और की हिम्मत नहीं थी कि वह बादशाह को मूर्ख कहे, लेकिन बीरबल ने इसे इतनी चतुराई से कहा था कि अकबर को खुद ही अपनी हंसी छूट गई। अकबर सिंहासन से उठे, बीरबल को गले लगाया और जोर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुम वाकई में लाजवाब हो। तुमने केवल 6 मूर्खों को ही नहीं, बल्कि मूर्खता की परिभाषा को भी ढूंढ निकाला है। चौथा दृश्य, न्याय और इनाम। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को क्षमा कर दिया और उन्हें 2 गुना इनाम दिया। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए 2000 अशर्फियाँ दी जाए, और हाँ, उन 4 मूर्खों को भी इनाम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बीरबल को मेरी चुनौती पूरी करने में मदद की। लेकिन उन्हें यह भी चेतावनी दी जाए कि वे भविष्य में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते, बल्कि हास्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने बादशाह और दरबारियों को मूल्यवान सबक भी सिखाते हैं। 7 मूर्ख, भाग 1, बादशाह की नई चुनौती और पहले 3 मूर्ख। पहला दृश्य, बीरबल को बड़ा काम। अकबर बीरबल की कहानियों में बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता, खासकर बीरबल की चतुराई को परखने के लिए नई नई चुनौतियां पेश करते थे। एक दिन 4 मूर्ख वाली घटना के कुछ समय बाद अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके मन में एक और हास्यास्पद विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम 4 मूर्ख की चुनौती में सफल रहे थे। तुमने साबित किया कि इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि तुम उस समय ढिलाई कर रहे थे। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, कैसी ढिलाई? अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, मूर्खों को सिर्फ 4 तक ही सीमित रखना मूर्खता है। मेरी सल्तनत बहुत बड़ी है, और मुझे पूरा यकीन है कि यहां कम से कम 7 सबसे बड़े मूर्ख जरूर होंगे। अकबर ने अपनी बात स्पष्ट की, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। इस बार तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके 7 प्रमाणित सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढना है। मूर्खता ऐसी होनी चाहिए कि उसे देखकर हंसी आ जाए, लेकिन वह प्रमाणित भी हो। बादशाह ने तुरंत बीरबल को 1 महीने का समय दिया और इस बार 2000 सोने की अशर्फियाँ इनाम के रूप में दी। याद रखना बीरबल, यदि तुम 7 मूर्खों को नहीं ला पाए, तो तुम्हें उन बाकी मूर्खों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बीरबल ने तुरंत चुनौती स्वीकार की। जहां पनाह, आपके आदेश का पालन होगा। मैं आज ही अपनी तलाश शुरू करता हूं। बीरबल, यह जानते हुए कि इस काम में बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण श्रम लगेगा, तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। दूसरा दृश्य, पहला मूर्ख, पानी में झूलना। बीरबल ने पहले शहर के बाहर की ओर रुख किया। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। एक आदमी, जिसका नाम रहीम था, एक छोटी नाव में नदी के बीचों बीच बैठा था। नाव के दोनों किनारों पर मोटे रस्से बंधे थे, और वह आदमी बड़ी मेहनत से उन रस्सों को खींच रहा था। बीरबल अपनी नाव को रहीम के पास ले गए। ए भाई, तुम क्या कर रहे हो? नाव को रस्सों से क्यों खींच रहे हो? तुम पतवार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रहीम ने हाफते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं पतवार से थक गया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी नाव तेज चले। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने हाथों से रस्सों को खींचूंगा, तो नाव तेजी से आगे बढ़ेगी। बीरबल ने रस्सों को देखा। वे दोनों रस्से नाव के अगले और पिछले हिस्से से बंधे थे, और रस्सों का दूसरा सिरा नाव के बीच में बैठे रहीम के हाथ में था। लेकिन तुम रस्सों को कहाँ खींच रहे हो? बीरबल ने पूछा। रहीम ने कहा, मैं रस्सों को पानी से बाहर खींच रहा हूं, लेकिन जितनी जोर से मैं खींचता हूं, नाव अपनी ही जगह पर रहती है, और मैं थक जाता हूं। मैं चाहता हूं कि नाव आगे बढ़े, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ रही है।
बीरबल को समझते देर न लगी। रहीम नाव को आगे ले जाने के लिए नाव को ही खींच रहा था। उसकी पूरी मेहनत और ताकत नाव के अंदर ही लग रही थी, जिससे नाव आगे बढ़ने के बजाय केवल पानी में हिल रही थी। बीरबल जोर से हंसे। वाह रहीम, तुम वाकई नायाब हो। तुम दुनिया के पहले प्रमाणित मूर्ख हो। बीरबल ने रहीम को पतवार चलाना सिखाया, 2 अशरफियां दीं और उसे अपने साथ ले लिया। तीसरा दृश्य, दूसरा और तीसरा मूर्ख, सीढ़ी का बोझ। आगे बढ़ते हुए बीरबल को शहर के बाहरी इलाके में एक मकान के पास एक और विचित्र दृश्य दिखाई दिया। 2 आदमी, कालू और भालू, मिलकर एक लंबी, भारी सीढ़ी को नीचे जमीन पर लेटाकर पकड़े हुए थे। वे सीढ़ी को उठा नहीं रहे थे, बल्कि उसे घसीटने के बजाय जमीन पर लेटाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल पास पहुंचे। भाई, तुम दोनों सीढ़ी को इतनी मुश्किल से क्यों ले जा रहे हो? इसे अपने कंधों पर उठा लो, यह ज्यादा आसान होगा। कालू, पहला आदमी, ने जवाब दिया। हुजूर, यह सीढ़ी बहुत लंबी है, हमने इसे पहले कंधे पर उठाया था। भालू, दूसरा आदमी, ने कहा, लेकिन जब हमने इसे कंधे पर उठाया तो यह दरवाजे में फिट नहीं हो रही थी। दरवाजा छोटा था, हम इसे दरवाजे से नहीं निकाल पाए। बीरबल ने दोनों को देखा। तो अब क्या कर रहे हो? कालू ने कहा, अब हमने इसे जमीन पर लेटा दिया है ताकि यह अपनी लंबाई खो दे। हम इसे जमीन पर घसीट कर ले जा रहे हैं ताकि यह छोटी हो जाए और दरवाजे से गुजर जाए। बीरबल के लिए यह मूर्खता की नई ऊंचाई थी। वे इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे थे कि सीढ़ी को सीधा खड़ा करके उसे थोड़ा तिरछा करके दरवाजे से आसानी से निकाला जा सकता है, या उसे क्षैतिज रूप से उठाने पर भी वह चौड़ाई में दरवाजे से निकल जाएगी। वे सीढ़ी को घसीटकर छोटा करने की कोशिश कर रहे थे। वाह कालू और भालू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, बीरबल ने हंसते हुए कहा। सीढ़ी को जमीन पर घसीटकर छोटा करना चाहते हो? तुम दोनों मेरे दूसरे और तीसरे प्रमाणित मूर्ख हो। बीरबल ने उन्हें सीढ़ी को आसानी से दरवाजे से निकालने का तरीका बताया, उन्हें अशरफियां दी और तीनों मूर्खों, रहीम, कालू और भालू, को अपनी टोली में शामिल कर लिया। 7 मूर्ख, भाग 2, सूर्य की रोशनी और गीली सीढ़ी कहाँ से। पहला दृश्य, चौथा मूर्ख, सूर्य की रोशनी ढोना। बीरबल, रहीम, नाव खींचने वाला, कालू और भालू, सीढ़ी घसीटने वाले, को साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी यह मूर्ख टोली अब एक छोटे से गांव के पास पहुंची। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने छोटे, अंधेरे घर के बाहर खड़ा था और उसके हाथ में अनाज ढोने वाली एक बड़ी टोकरी थी। गोपाल दौड़ता हुआ धूप वाले खेत में जाता, टोकरी को जमीन पर रखता, फिर तेजी से उसे उठाता और अपने अंधेरे घर के अंदर भागता। घर के अंदर पहुंचकर वह टोकरी को जोर से झाड़ता था, जैसे कि वह अंदर रखी कोई चीज खाली कर रहा हो। बीरबल ने उसे कुछ देर देखा। गोपाल भाई, तुम इतनी बेताबी से क्या ढो रहे हो और क्यों भाग रहे हो? गोपाल हाफता हुआ रुका। उसके चेहरे पर पसीना और गहरी निराशा थी। हुजूर, मैं अपने घर में सूर्य की रोशनी, धूप लेकर जा रहा हूं। मेरा घर इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखता नहीं। मैंने सोचा, बाहर इतनी रोशनी है तो क्यों न इसे टोकरी में भरकर घर के अंदर ले जाओ। बीरबल ने अपनी भौहें चढ़ाई। और तुम टोकरी को अंदर झाड़ते क्यों हो? गोपाल ने उदासी से सिर हिलाया। समस्या यह है, हुजूर, कि जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचता हूं, मैं टोकरी झाड़ता हूं और रोशनी तुरंत फिसलकर बाहर निकल जाती है। वह रुकती ही नहीं। मैंने पूरी सुबह कोशिश की, लेकिन एक किरण भी टोकरी के अंदर नहीं टिकती। बीरबल के साथ चल रहे मूर्ख, रहीम और कालू, जोर से हंस पड़े। रहीम ने टिप्पणी की, देखिए, यह असली मूर्खता है। मैं कम से कम नाव को खींच रहा था, यह आदमी रोशनी को ढोने की कोशिश कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए। गोपाल किसी दीपक या खिड़की का उपयोग करने के बजाय एक तार्किक रूप से असंभव काम को पूरी लगन और शारीरिक श्रम से कर रहा था। उसकी मूर्खता प्रमाणित थी। गोपाल, बीरबल ने घोषणा की, और मेहनत मत करो। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है। तुम चौथे प्रमाणित मूर्ख हो। रोशनी को टोकरी में नहीं ढोया जा सकता, लेकिन इसे ढोने के तुम्हारे प्रयास ने तुम्हें इस उपाधि का हकदार बना दिया है। तुम मेरे साथ चलो, बादशाह तुम्हें इनाम देंगे।
गोपाल इनाम के लालच में खुश हो गया और टोली में शामिल हो गया। दूसरा दृश्य, पांचवा मूर्ख, खंभे का सिरा बचाना। बीरबल की टोली अब 4 मूर्खों के साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक मौसम बदल गया और तेजी से बारिश शुरू हो गई। सभी लोग जल्दी से एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे भागे। बीरबल और उनके साथी अपने कपड़ों को सिर पर लपेटने लगे। पेड़ के पास ही एक आदमी, जिसका नाम परमानंद था, एक लंबा कीमती लकड़ी का खंभा ले जा रहा था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, परमानंद ने एक अजीबोगरीब हरकत की। उसने अपने शरीर को गीला होने की परवाह न करते हुए अपने महंगे रेशमी शॉल को लिया और खंभे के सिर्फ एक ऊपरी सिरे को बहुत सावधानी से ढक दिया। वह खुद पूरी तरह भीग रहा था, उसके महंगे कपड़े भीग रहे थे, लेकिन वह उस खंभे के सिरे को बचाने में तल्लीन था। बीरबल आश्चर्य से देखते रहे। परमानंद भाई, यह कैसी मूर्खता है? बीरबल ने बारिश में चिल्लाते हुए पूछा। आपका पूरा शरीर भीग रहा है, आपके कीमती कपड़े बर्बाद हो रहे हैं। आप खुद को बचाने के बजाय एक साधारण लकड़ी के खंभे के सिरे को क्यों बचा रहे हैं? परमानंद ने भीगती हुई आंखों से ऊपर देखा। हुजूर, मैं मूर्ख नहीं, बल्कि बहुत सतर्क व्यक्ति हूं, परमानंद ने तर्क दिया। यह लकड़ी का खंभा मेरे नए घर का मुख्य आधार बनेगा। बड़ी ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर खंभे का सिरा गीला हो गया तो वह पूरा ढांचा कमजोर हो जाएगा और मेरा घर गिर जाएगा। बाकी लकड़ी और मेरे कपड़े बेशक गीले हो जाए, लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए इस सिरे की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। वह आदमी अपनी सेहत और कपड़ों का बलिदान दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था कि खंभे का सिरा गीला होने से पूरा घर गिर जाएगा, जबकि बारिश की बूंदें खंभे की पूरी लंबाई को भिगो रही थीं, जिससे पूरा खंभा गीला हो रहा था। परमानंद, बीरबल ने बारिश में चिल्लाते हुए कहा, पानी खंभे के ऊपर से नीचे बहकर उसी सिरे को गीला कर रहा है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है। लेकिन बारिश तो ऊपर से पड़ रही है। परमानंद जिद पर अड़ गया। मैं सिर्फ पहले संपर्क बिंदु को बचा रहा हूं। बीरबल ने हार मान ली। इस व्यक्ति की तर्कहीन सुरक्षा की भावना, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत क्षति हो रही थी, उसे 5वां प्रमाणित मूर्ख बनाती थी। बस, परमानंद, तुम सफल रहे। बीरबल ने उसे भीगी हुई अवस्था में ही गले लगाया। तुम 5वें प्रमाणित मूर्ख हो। आओ, तुम्हें बादशाह से इनाम मिलेगा। परमानंद, गीला लेकिन इनाम की उम्मीद में खुश होकर मूर्खों के बढ़ते हुए दल में शामिल हो गया। तीसरा दृश्य, बीरबल की रणनीति। अब बीरबल के पास 5 प्रमाणित मूर्ख थे, रहीम, कालू, भालू, गोपाल और परमानंद, जो एक दूसरे से अपनी मूर्खता के कारण मिले इनाम पर बहस कर रहे थे। बीरबल अब आगरा की ओर मुड़े, क्योंकि वह जानते थे कि अंतिम 2 मूर्खों को ढूंढना सबसे आसान होगा और वे अक्सर दरबार के पास ही मिलते थे। बीरबल ने अपने दिमाग में अंतिम योजना बनाई। उन्होंने अकबर से 7 मूर्खों को लाने का वादा किया था। अब 2 मूर्ख और चाहिए थे, लेकिन इन दोनों की मूर्खता ऐसी होनी थी जो इन पहले 5 मूर्खों की मूर्खता से भी ज्यादा बड़ी हो। बीरबल ने अपनी जेब में रखी सोने की अशर्फियां टटोली। उन्होंने सोचा, पहले 5 मूर्खों ने कम से कम कुछ लाभ, जैसे घास, सीढ़ी, तेल, खंभा, के लिए मूर्खता की, लेकिन छठे और 7वें मूर्ख की मूर्खता ऐसी होगी जिसका कोई कारण या लाभ ही न हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अंतिम 2 मूर्खों को पहचानने के लिए एक बार फिर से बादशाह की अदालत और अपने वफादार शत्रु की ओर देखने का फैसला किया। पहला दृश्य, 6 मूर्खों की प्रस्तुति। बीरबल 5 मूर्खों, रहीम, नाव वाला, कालू और भालू, सीढ़ी वाले, गोपाल, रोशनी वाला और परमानंद, खंभा बचाने वाला, को लेकर 1 महीने बाद शाही दरबार में पहुंचे। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल इस बार किस तरह की मूर्खता के नमूने लेकर आए हैं। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर जिज्ञासा और हास्य का भाव था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, आपके आदेशानुसार मैंने आपकी सल्तनत के 6 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ लिया है। 5 मूर्ख यहां आपके सामने खड़े हैं और उनकी मूर्खता का प्रमाण उनके कारनामे हैं। बीरबल ने संक्षेप में एक मूर्ख के कारनामे बताए। रहीम, जिसने नाव को आगे बढ़ाने के लिए नाव को ही खींचा। कालू और भालू, जिन्होंने सीढ़ी को दरवाजे से गुजारने के लिए उसे जमीन पर घसीटकर छोटा करने की कोशिश की। गोपाल,
जिसने टोकरी में भरकर सूर्य की रोशनी घर के अंदर ले जाने का प्रयास किया। परमानंद, जिसने बारिश में अपने शरीर को भिगो दिया ताकि खंभे का सिरा गीला न हो। अकबर और दरबारियों ने जोरदार ठहाके लगाए। मुल्ला दो प्याजा भी हंस रहे थे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं उनका नाम फिर न आ जाए। अद्भुत! बीरबल, यह तो वास्तव में मूर्खता की पराकाष्ठा है, अकबर ने हंसते हुए कहा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम 7 मूर्खों को लाओगे। अभी तो केवल 5 ही है। बाकी 2 कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, छठे और 7वें मूर्ख को ढूंढने के लिए मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे यहीं दरबार में मौजूद है, और उनकी मूर्खता इन 5 से कहीं ज्यादा बड़ी है। दूसरा दृश्य, छठे मूर्ख की घोषणा। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और सीधे मुल्ला दो प्याजा की ओर इशारा किया, जो तुरंत अपनी हंसी दबाकर चुप हो गए थे। जहांपनाह, मैं छठे मूर्ख के रूप में मुल्ला दो प्याजा को पेश करता हूं। मुल्ला गुस्से से खड़े हो गए। बीरबल, यह सरासर अपमान है। मैंने कोई मूर्खता नहीं की है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुल्ला जी, इन 5 मूर्खों ने कम से कम किसी वस्तु, जैसे नाव, सीढ़ी, रोशनी या खंभा, के लिए मूर्खता की। लेकिन छठे मूर्ख मुल्ला जी ने अपनी मूर्खता एकदम व्यर्थ में की थी। बीरबल ने अकबर को याद दिलाया, हुजूर, कुछ समय पहले मुल्ला जी ने बीरबल को गलत साबित करने के लालच में एक कद्दू को घोड़े का अंडा समझा था। उन्होंने अपनी सारी बुद्धि और अनुभव को त्याग कर एक असंभव बात पर विश्वास किया और उसे सहने का प्रयास किया। उन्होंने किसी लाभ के बिना, केवल ईर्ष्या और अविश्वास के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता को शून्य कर दिया। इसलिए मुल्ला दो प्याजा मेरी सूची में छठे और इन 5 से बड़े मूर्ख है। दरबार में फिर से हंसी का सैलाब उमड़ पड़ा और मुल्ला दो प्याजा को शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ा। तीसरा दृश्य, 7वें और सबसे बड़े मूर्ख की घोषणा। अब बीरबल ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर तक शांत रहे। दरबार में सन्नाटा पसर गया था। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी उंगली सीधे बादशाह अकबर की तरफ कर दी। अकबर हंसते हंसते रुक गए। क्या बीरबल, तुम फिर से मुझ पर यह आरोप लगा रहे हो? इस बार मैं कैसे मूर्ख हूं? बीरबल ने अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ अकबर को समझाया। जहांपनाह, इन 7 मूर्खों में आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, और इसका कारण यह है कि बीरबल ने अपनी आवाज तेज की। हुजूर, आपने मुझे 2000 सोने की अशर्फिया दी और राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कामों से पूरे 1 महीने के लिए दूर कर दिया। आपने मुझे एक ऐसा काम सौंपा जिसका राज्य या प्रजा के लाभ से कोई संबंध नहीं है। मैंने 1 महीने तक मूर्खों को ढूंढने का निरर्थक काम किया, जबकि मैं उस समय राज्य की सुरक्षा, राजस्व या न्याय के लिए कहीं ज्यादा जरूरी काम कर सकता था। बीरबल ने तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा, क्या इस संसार में कोई भी समझदार राजा अपने सबसे बुद्धिमान वजीर को केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इतना धन और समय बर्बाद करने की आज्ञा देगा? नहीं। इसीलिए बिना किसी कारण के राज्य का इतना मूल्यवान समय और धन बर्बाद करने के कारण आप मेरी सूची में 7वें और सबसे बड़े मूर्ख हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अकबर ने जोरदार ठहाका लगाया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्भुत हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से अकबर को निरुत्तर कर दिया था। चौथा दृश्य, न्याय और सबक। अकबर अपनी कुर्सी से उठे, बीरबल को गले लगाया और बोले, बीरबल, मैं तुमसे सहमत हूं। कोई भी समझदार राजा ऐसा नहीं करता। मैंने अपनी मूर्खता को स्वीकार किया, और मैं यह भी जानता हूं कि यदि मैंने तुम्हें 7वां मूर्ख न कहा होता तो तुम मुझे 8वां मूर्ख कहते। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई के लिए इनाम दिया जाए, और उन 5 मूर्खों को भी इनाम देकर वापस उनके घर भेजा जाए, इस चेतावनी के साथ कि वे भविष्य में अपनी बुद्धि का उपयोग करें। इस तरह बीरबल ने न केवल 7 मूर्खों को ढूंढने की चुनौती पूरी की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि असली मूर्खता वह है जो बिना किसी कारण के समय, धन और संसाधनों की बर्बादी करती है। कहानी समाप्त।